हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सबसे मस्त है, स्वस्थ हैं, पढ़ाई बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं सोशल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछ रहा था। कई बार एग्जाम में, पिछले एग्जाम से पूछे गए हैं। और ये आप लोग जो वीकली टेस्ट एग्जाम देने जा रहे हो या फिर बोर्ड एग्जाम जब दोगे तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सारा। चलिए सबसे पहला सवाल से हम लोग शुरू करते हैं। क्या है कि वनोत्पाद संग्रह करना किस क्षेत्र का गतिविधि है? ठीक है, वनोत्पाद मतलब वन से जो भी आप संग्रह करते हो, फल मूल कुछ भी वन से अगर आप प्राप्त करते हो, कौन सा क्षेत्रक? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहला में होता है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा होता है द्वितीय क्षेत्रक और तीसरा होता है तृतीय क्षेत्रक। तीन क्षेत्रक है। पहला क्षेत्र के अंतर्गत बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई चीजें आती है, जैसे कुछ खनन हो रहा है, मतलब कुछ खुदाई हो रहा है, वन से कुछ प्राप्त कर रहे हो, ठीक है, भेड़ बकरियां, ये सारे जो आप लोग कर रहे हो, पशुपालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं। दूसरा फैक्ट्री, जब विनिर्माण हो रहा है, ठीक है, जैसे आंख से गन्ना से चीनी बना लिए, ठीक है, टमाटर से सॉस बना लिए, फैक्ट्री में कुछ पैदा कर लिए, ये सारे विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत, मतलब समझो द्वितीय क्षेत्र जो है वो विनिर्माण उद्योग है, उद्योग में निर्माण होता है। और तृतीय क्षेत्रक होता है दोस्तों सेवा क्षेत्रक। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो भाई। सेवा क्षेत्रक, सेवा मतलब सेवा करोगे, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, एक प्रकार की सेवा ही तो है। बैंक में जाओगे, बैंकिंग वाले लोग काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, सेवा ही तो है। होटल वाले लोग सेवा ही तो, होटल के कर्मचारी सेवा ही तो कर रहे हैं, बस कंडक्टर सेवा ही तो कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार जो भी, ठीक है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई आप लोग जा रहे हो गाड़ी किसी में चढ़ के किसी का, ये भी सेवा ही तो। ये सभी सेवा क्षेत्र, मतलब तृतीय क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र है। समझ गए? तो वनोत्पाद संग्रह करना किस प्रकार का क्षेत्र हो गया? प्राथमिक क्षेत्र। देखो रटो नहीं, रटोगे तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन याद होगा, समझ जाओगे ना तो उससे समझ, जो भी सवाल आएगा फोड़ के रख दोगे। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। ये क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और नियमों का अनुपालन करना होता है। मतलब ऐसा क्षेत्रक जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होता है और सरकारी नियम कि हाँ 8 घंटा काम करना चाहिए, मजदूर का शोषण नहीं होना चाहिए, ये सभी का अनुपालन करते हैं। तो इस प्रकार के क्षेत्रक दोस्तों संगठित क्षेत्रक बोलते हैं। देखिए क्षेत्रक काम के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक संगठित, एक असंगठित। संगठित मतलब कह सकते हैं कि सरकारी वाला क्षेत्र, और असंगठित मतलब प्राइवेट वाला क्षेत्र। मतलब ऐसा कर सकते हो कि ठेकेदार मजदूरी जो करता है, ठीक है। तो सरकार द्वारा जो भी पंजीकृत होता है उसे हम लोग संगठित क्षेत्रक बोलते हैं। ओके, अगला देखो कितना अच्छा प्रश्न है। रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई है। रमेश खेलों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो साफ साफ यहाँ लिखा है कि नरेश एक शिक्षक है, मैंने कहा टीचिंग वाला कार्य सेवा क्षेत्र हो गया। राकेश टैक्सी ड्राइवर, वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, लोगों का सेवा ही तो कर रहा है, भले पैसा ले रहा है पर सेवा तो कर रहा है ना, इस हिसाब से सेवा ही होती है। तो राकेश और नरेश क्या हो जाएगा? मतलब नरेश और राकेश क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र के अंदर। नरेश और राकेश, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रोहन एक अकुशल बेरोजगार है, वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी अधिनियम आप लोग जानते ही होंगे, के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगा? तो उसे वर्ष में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगा। मतलब याद रखना, मनरेगा के तहत, ठीक है, किसके तहत? मनरेगा के तहत व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार की गारंटी देता है। अगर उसे साल में 100 दिन का रोजगार नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, मतलब बेरोजगार के लिए पैसा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने एक वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार का साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो देखो, काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, उसमें कोई लोग ऐड होता है बट कुछ भी वृद्धि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार जो बेरोजगारी होता है उसे हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कर रहे हैं। मतलब देखो, या फिर ऐसे कह सकते हो, कोई जो बेरोजगार है वो रोजगार करने के इच्छुक है, काम करने के इच्छुक है बट उसे काम नहीं मिल रहा है, तो उस प्रकार के व्यक्ति को भी प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलेंगे। या फिर, ठीक है, कोई काम तो कर रहा है बट उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। जैसे देखो कि 20 क्विंटल गेहूं उत्पादन होता है, लक्ष्मण के चचेरे भाई भी काम में लग जाते हैं, ठीक है, परंतु फिर भी उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। तो इस प्रकार की भी जो रोजगार क्या बोलता है बेरोजगारी होती है, वो भी प्रच्छन्न बेरोजगारी में ही आती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? देखो, जब भी कोई अर्थव्यवस्था में क्या जो फाइनल प्रोडक्ट पैदा होता है, मतलब आप गेहूं लगाएं, गेहूं से गेहूं निकालिए, गेहूं का दाना निकाले, अब गेहूं का दाना से पीस करके आटा बन गया, क्या बन गया? आटा बन गया। अब आटा में क्या मिलाया? चीनी मिलाया, तेल मिलाया, क्या क्या मिलाया, और भी अच्छा अच्छा सुगंध मिला दिया, और भी जीरा मिला दिया, और वो क्या एक बिस्किट बना दिया।
तो आपका किस प्रोडक्ट की गणना होगा? गेहूं का थोड़ा होगा, क्यों गेहूं में खर्चा हुआ है, गेहूं को आटा बनाने में खर्चा हुआ है, आटा को बिस्किट बनाने में खर्चा हुआ है। तो फाइनली जो बिस्किट है इसमें सभी का मूल्य ऐड है, तो इसीलिए क्या अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों रहती है, क्योंकि उसमें सभी का दाम ऐड रहता है। ठीक है, तो अंतिम उत्पाद क्यों? दोहरी गणना से बचने के लिए। मान लो आप आटा का दाम जोड़ लिए, ठीक है, अर्थव्यवस्था में आटा का दाम जोड़ लिए, लेकिन अब आपका जो बिस्किट आटा का दाम जोड़ लिए, आटा का दाम में चलो गेहूं का दाम, गेहूं को पिसाने का दाम आ गया, उसको लगाने का दाम आ गया, लेकिन क्या जो बिस्किट बना उसका दाम आया नहीं? फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या बना था? बिस्किट बना था ना। तो हम अंतिम उत्पाद की ही गणना की जाती है, ताकि दोहरी गणना नहीं हो। ठीक है, क्योंकि एक बार आप बिस्किट का दाम जोड़े, बिस्कुट को कितना में खरीदे? 10 रुपया में, अब इसमें आटा का प्रयोग हुआ, फिर से आप आटा का दाम जोड़ रहे हो उसमें, तो फिर डबल ऐड हो जाएगा ना दाम, इसलिए। विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? तो विनिर्माण मतलब हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र का। आप लोग पहले हम बताएं। अनिता एक साड़ी की दुकान में कार्य करती है जहां सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब वेतन के साथ छुट्टी नहीं मिलेगा भाई, काम करना ही करो, अगर काम छोड़ोगे तो मतलब काम में नहीं आओगे तो वेतन नहीं मिलेगा। ठीक है, अनिता के लिए है। जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स, देखो सरकारी वाला सब जुड़ गया ना, जहां उसे वर्ष में कुछ दिन सवैतनिक अवकाश मिलता है, मतलब वेतन के साथ अवकाश, आप छुट्टी मनाओ लेकिन आपको उसका वेतन भी मिलेगा। इस दोनों में से किसका कार्य क्षेत्र संगठित और किसका असंगठित? आप लोग कमेंट करके खुद बोल सकते हो, इतना आसान सवाल आप लोग समझ ही गए होंगे, तो कमेंट करके जल्दी से बोल दो। आप लोग कमेंट किया, मैं इंतजार करूंगा। हाँ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, तो सब्सक्राइब जरूर कर दो अभी, क्योंकि आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार धुआंधार होगी, जिस प्रकार रिजल्ट में इस बार फोड़े हैं आप लोग भी फोड़ोगे, बस आप लोग मेहनत करना है मेरे साथ। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य क्या होता है? अभी बताएं। अंतिम वस्तु बिस्किट बना, उसमें जो मध्यवर्ती सामान है, गेहूं है, आटा है, सबका दाम उसमें ऐड होता है ना। बिल्कुल, सभी का दाम पहले से ही उसमें से शामिल होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों ये 2005 में अस्तित्व में आया था, जिसमें 100 दिनों की रोजगार की गारंटी का इसमें दावा किया गया था। ठीक है, मतलब भरोसा दिया गया था। भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया गया? तो भंडारण मतलब चीजों को भंडारण करके रखना, तो ये भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, याद रखना, मतलब तृतीय क्षेत्रगत। सेवा क्षेत्र मतलब तृतीय क्षेत्र, याद रखना। निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मतलब फैक्ट्रीज के? तो पहला क्या है, इस क्षेत्र में वस्तुओं के क्या है, इस क्षेत्र में वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का उत्पादन नहीं, सेवाओं का तो तृतीय क्षेत्र में है, मतलब ये गलत हो गया। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है, बिल्कुल सही बात। प्राकृतिक उत्पाद मतलब जो भी प्रकार प्रकृति के तौर पर उत्पादन है, गेहूं को आटा बना रहे हो, टमाटर का सॉस बना रहे हो, कुछ भी फैक्ट्री में जो चीज आप बना रहे हो, मतलब तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंदर आता है, जो कि विनिर्माण उद्योग होता है। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई काट नहीं है इसका। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब एक ऐसी स्थिति है जहां लोग काम तो करते हैं बट उसका उत्पादकता शून्य होता है। अभी आप लोग दिखा है ना कि एक खेत में काम कर रहा है 4 आदमी, अब उसका चचरा भाई भी ऐड हो जाता है, बट उसमें उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होता है, 20 क्विंटल गेहूं 20 ही क्विंटल रह जाता है। तो क्या ये कैसी कौन सी बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो जहां नियोजित तो है, काम तो कर रहा है, बट उत्पादकता क्या है? शून्य है। 14-15 वर्ष के आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के स्कूल बच्चों के 7% क्या कहलाता है? मतलब 14 से 15 वर्ष के ऐसा बच्चा जो स्कूल जाता है, बट ऐसा बटे कुल बच्चा उस आयु के, मतलब 14 वर्ष से 15 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या, स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या बटे कुल बच्चा, इस अनुपात को लोग निवल अनुपस्थिति अनुपात बोलते हैं, सॉरी निवल उपस्थिति अनुपात बोलते हैं, कि उपस्थित हो रहा है ना। तो 14 का क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निवल उपस्थिति अनुपात। अगला प्रश्न है, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ क्या है? तो यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है, यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है, बिल्कुल नहीं, सरकार के कंट्रोल में होता है। यह कम वेतन, नहीं भाई, अच्छा खासा वेतन देगा, इसीलिए तो सब सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। क्या बोलते हैं कि नौकरी करो तो सरकारी, वरना बेचो घर में तरकारी। ठीक है इस क्षेत्र में नौकरियां नियमित नहीं है, बिल्कुल ये सारा चीज गलत है। यह उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है, फिक्स आपको कुछ शर्त दिया जाएगा कि आपको 8 घंटा काम करना है, आपको अच्छा खासा वेतन मिलेगा, शर्तें नियमित होते हैं। लेकिन कहाँ ठेकेदार में जाएगा, 8 घंटा की जगह 12 घंटा खटा देगा, 10 घंटा खटा देगा। ठीक है, ठेकेदार में काम कर रहे लोग, वेतन होना चाहिए 500 रुपया, 300 रुपया दे रहे मजदूर को, 200 रुपया खुद ठेकेदार खा जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं चलता भाई, संगठित में ऐसा नहीं चलता है। कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र को भैया। अगला प्रश्न है, देखिए आज जो मैं ये सवाल कर रहा हूँ इसमें सब लोग गारंटीड क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, बस आप लोग समझ लो अच्छे से बाबू। ऐसे हर एक क्वेश्चन जो भी मैं वीडियो बनाया उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सीमांत गांधी किसे कहता है? तो याद रखिए, अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, ये आप लोग का मॉडल पेपर में भी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना याद कर लो, 1885 ईस्वी में हुआ था, 1885 1885 में।
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए दक्षिण अफ्रीका? 1893 में। याद रखना, फेमस क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला। जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके आदेश पर हुआ? तो डायन के द्वारा, जनरल डायर के द्वारा। ठीक है, इसको डायन ही कह सकते इस प्रकार से। इतने खतरनाक, इतने खराब, इतने दुष्ट आदमी थे ये। प्रथम विश्व युद्ध में किस साम्राज्य का हार हुई? तो उसमें ऑटोमन साम्राज्य, जिसको हम लोग तुर्की भी बोलते हैं, तो उसकी हार हुई थी, याद रखना। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में पहुंचा था। पुरजोर इसका विरोध हुआ था। साइमन कमीशन भारत क्यों पहुंचा था, ये भी सुन लो। साइमन कमीशन भारत में जो संविधान है ना, उसमें छेड़छाड़ करने के लिए, मतलब संविधान के कुछ रूल्स बदलने के लिए भारत पहुंचा था। कौन? ये साइमन कमीशन। कुछ जो आई थिंक 7 लोगों का समूह था, जिसमें किसी भी भारतीय को नहीं रखा गया था, इसलिए भारतीय लोग विरोध कर रहे थे। मतलब देश हमारा, रहते हम हैं, और इसका संविधान आके कोई विदेशी बनाएगा, वो गोरा फिरंगा बनाएगा, चल भाग। तो उसका विरोध हुआ था। काफी इसमें दिलचस्प किस्सा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो याद रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ 1930 में दांडी यात्रा से। मतलब दांडी में जाके महात्मा गांधी जी क्या बना दिए? नमक बना दिए, और यहीं से इस आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। ठीक है। साबरमती आश्रम से दांडी तक महात्मा गांधी ने कितने किलोमीटर? तो 240 किलोमीटर की यात्रा की। पैदल 240 किलोमीटर, समझ रहे हो? यहाँ से आप लोग कहाँ, रांची के आसपास पहुंच जाओगे। शायद रांची भी 240 किलोमीटर, शायद मुझे याद नहीं है कितना है, लेकिन रांची के आसपास पैदल चल करके ये किए थे। ठीक है। रांची भी शायद 120, मतलब रांची भी शायद 240 किलोमीटर, रांची शायद 160-70 किलोमीटर है। ठीक, चलो। दांडी यात्रा के समय गांधी जी के कितने विश्वस्त साथी पूरी यात्रा में साथ रहे? तो दांडी जी यात्रा के समय गांधी जी के कितने विश्वस्त साथी पूरी यात्रा में साथ रहे? 78। 78 वॉलंटियर्स उनके साथ थे इस यात्रा में। ओके, तो ये था दोस्तों आप लोगों का बहुत 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 ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को देख लो, अच्छे से समझ लो। समझा तो मैंने दिया ही, बस आप लोग देख लो अच्छे से। ठीक है, वीडियो देखोगे या नंबर आएगा जरूर। तो बस चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो देख पाओ और एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के धुआं कर पाओ। चलो दोस्तों, जितने सारे आपके दोस्त उनको बता दीजिए कि हाँ अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, चैनल में जल्दी से जुड़े। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। विकल्प नहीं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोग से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।